Hello, dear students. We are going to start the poem Childhood. देखिए बेटा, हम आपको चाइल्डहुड पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। बचपना। देखो बचपना क्या आता है। सबसे पहले इसका हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पढ़ाएंगे। आपको पता है कि हम एक एक पोएम वन बाय वन वी आर चूजिंग द पोएम एंड ट्रांसलेटेड एंड यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एंड इट्स नैरेटिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो देखिए ये मार्कस नाटन की लिखी हुई चाइल्डहुड बचपना नामक एक कविता है, लिखी हुई है। तो सबसे इसका केंद्रीय विचार क्या है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द चाइल्डहुड। तो इसमें क्या कहता है कि इन दिस पोएम द पोइट थिंक्स डीपली ओवर द क्वेश्चन ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। इस कविता में कवि गहनता से सोचता है अपने खोए हुए बच्चे के प्रश्नों पर। चाइल्डहुड इज ए स्टेज ऑफ इनोसेंस इन विच द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली। बचपन एक स्टेज होती है निर्दोषपन की, जिसमें बच्चा विश्वास करता है दूसरों पर और बिना शर्त के ही वह प्यार करने लग जाता है। द पोइट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। कवि प्रयत्न कर चुका है कुछ स्टेजों को पहचानने की अपने जीवन की। व्हेन हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड, जब वह अपने विचारों और अपने लेखों को संसार में जो बदल दिया। द पोएम डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप, कविता पहला जो चरण है उसका वर्णन करता है टू मैच्योरिटी और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, परिपक्वता अथवा खोए हुए बचपन को। व्हेन वन इज एबल टू थिंक लॉजिकली एंड रैशनली, जो एक तर्क रूप से सोचने में समर्थ होता है एक बच्चा। फॉर्मिंग वंस ओन ओपिनियन एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स is also a sign of maturity or loss of childhood. The poem also hints at the hypocrisy prevalent in our society, where people pretend to be nice to each other but in reality they do not like each other. तो देखिए आप इसका जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा आ जाता है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो क्या कहता है इसमें, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वाज दैट द डे। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं हमारे। गो का मतलब एंड होना, समाप्त होना। सीज टू बी स्टॉप्ड बीइंग यानी रोक देना, बंद कर देना। और रियलाइज का अर्थ होता है अंडरस्टैंड, समझना, समझा। कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, कहता है कि जब मैं, यह दिन था, यानी इट वाज द डे, यह दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था। और इट वाज द टाइम आई रियलाइज दैट, और यह समय था जब मुझे आभास हुआ किसका, स्वर्ग और नरक का। हेल होता है स्वर्ग और हेवन होता है नरक। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, ये भूगोल में नहीं पाए जा सकते। एंड देयरफॉर, इसलिए कुड नॉट बी, वाज दैट वाज द डे, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये उस दिन था। यानी कवि का कहने का मतलब है कि द पोइट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कवि हैरान होता है जब उसने अपना बचपना खो दिया। यानी वह प्रतिबिंबित या वह प्रकाश डालता है कि शायद यह वह दिन था जब वह 11 वर्ष से ज़्यादा उम्र का हो गया था, या वह 11 वर्ष को पार कर गया था। हो सकता है कि यह वह समय था जब उसे आभास हुआ कि स्वर्ग और नरक के विचारधाराओं के बारे में जो उसने पढ़ लिया था अपने बचपन में ही,
या बचपन से ही अब उसका सचमुच में कोई अस्तित्व नहीं था। और ज्योग्राफी जो पाठ्य पुस्तकों ने भी यही लोकेशन, ऐसे कई स्थानों की लोकेशन नहीं दी, तो कवि महसूस करता है कि शायद वह अपने बचपना खो देगा जब उसे शिक्षा प्राप्त की थी। और इस प्रकार से वह जातीय रूप से अपने दृष्टिकोण डालता है इस पर। तो इस प्रकार से हमारा स्टैंजा नंबर 2 आता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seem to be. They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? कहता है कि when did my childhood go, मुझे पता नहीं मेरा बचपना कब चला गया। It was the time, ये समय जब था, मुझे आभास हुआ कि जब मैं प्रौढ़ावस्था में था। I realized that adults were not all they seem to be, यानी कवि इस कविता के इस स्टांजे में कवि प्रतिबिंबित करता है कि या कवि रिफ्लेक्ट्स डालता है कि हो सकता है कि उसने अपना बचपना खो दिया, या जब खोया या जब घटित हुआ जब वह अपने आप को प्रौढ़ अवस्था या किशोरों में अपने आप को घमंड से देखने में समर्थ हो गया था। ये लोग अपना दोहरा स्टैंडर्ड्स का अनुसरण करते थे, भिन्न भिन्न बड़ी भिन्नता के साथ, जिसमें वे उनका पीछा करते थे और जो वे उपदेश देते थे, यानी प्रीच व्हाट दे प्रीच, जो वे उपदेश देते थे। और उन्होंने कवि को बताया प्यार करना, ध्यान देना, हालांकि वे अपने आप को तर्कशील थे, हिंसात्मक थे और असभ्य थे। उनके व्यवहार एक दूर दराज से प्यार करने वाले नहीं थे, और वे दे सर्मनाइज अबाउट एंड एडवोकेटेड सो रिवरेंटली टू द चाइल्ड, और वे इतने रिवरेंटली मीन्स रेस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ बच्चों के साथ वकालत करते थे। स्टेंजा नंबर 3 आता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone was that the day। अब ये देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये हमारा जो रियल माइन है वो when not influenced by others opinion, और whichever means any, producing creating, thoughts means views opinions coming from the poet's mind, जो कवि के दिमाग में आ रहे थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कवि पूछता है वही क्वेश्चन बार बार, परंतु वो विकल्प बड़ी भिन्नता के साथ पूछता है। वह यह अनुमान जारी रखता है जब वह सचमुच अपना बचपन उसने खो दिया था। शायद यह दिन था या वह दिन था जब उसे आभास हुआ कि उसका दिमाग सोच नहीं सकता था, स्वतंत्रता से या स्वतंत्र पूर्वकता से सोच नहीं सकता था, और अपने विचारों को फॉर्मिंग नहीं कर सकता था, और अपने निर्णय स्वयं लेने में समर्थ नहीं होता था। उसे अपनी व्यक्तिगत जो भावना थी वो प्राप्त की, जो उसे स्वतंत्रता दिलाई। उसने विचारों से, दूसरों के विचारों से, उसका अपना व्यक्तित्व जो विचार था और अनुभव थे, उसके विचारों को अब आकृति दी, और उसे आभास हुआ कि वह यही समय हो सकता था जब उसने अपना बचपना खो दिया था निर्दोषपन में पूरी तरह से। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That is all I know. तो यहाँ पर देखो, फॉरगॉटन का अर्थ होता है अनरिमेम्बर्ड, हिडन का मतलब कैंसिल्ड, छिपा लिया गया था, केप्ट आउट ऑफ साइट, नजरों से ओझल हो गया था, इन्फेंट स्मॉल चाइल्ड, शिशु, छोटे बच्चे। तो कहता है कि कवि 4th स्टांजे में कहता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो,
इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। तो एक्सप्लेनेशन में आता है इन दिस स्टांजा, इस स्टांजे में द पोइट चेंजेस हिज क्वेश्चन, कवि अपने प्रश्न को बदल लेता है। कवि अब हैरान होता है कि उसका बचपना कहाँ चला गया है। उसे आभास होता है कि वह अपने बचपना को खो चुका है कुछ भूले बिसरे हुए स्थानों पर, और वह कहता है कि उसका बचपना केवल यह तलाश करने से निर्दोष चेहरों, एक बच्चे के निर्दोष चेहरों को देखने में देखा जा सकता है, जो जो किसी के पास कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, और सचमुच रूप से जो दूसरों पर विश्वास करता है बिना किसी शर्त या अवस्था के। दूसरे शब्दों में एक छोटा बच्चा पूरी तरह से निर्दोष होता है और जो अपने आप को एक व्यक्ति एक स्वयं के अपने बचपने में देख सकता है। तो इस प्रकार से इसमें पोइटिक डिवाइस हमारी यूज हुई है। देखिए पोइटिक डिवाइस क्या है इसके अंदर। पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो एलिट्रेशन होता है किसी कॉन्सोनेंट का बार बार प्रयोग हुआ हो। तो एलिट्रेशन कहता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में ए नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स, बहुत ज़्यादा शब्दों का पहले ही जो व्यंजन के रूप में या आवाज़ में घटित हुआ, ओकुर क्लोज टुगेदर इन ए सीरीज। फॉर एग्जाम्पल हेल एंड हेवन, हेल में एच आया कॉन्सोनेंट, हेवन में हमारा एच आया। दैट द दे, दैट में टी आया, दी में दी आया। माई माइंड, माई में एम, माइंड में एम। विच एवर वे, विच में डब्लू और वे में डब्लू कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। ऑल दीज वर्ड कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो ये सभी शब्द, इन सभी शब्दों का समावेश का इस कविता में प्रयोग किया गया है। एंटीथीसिस देखो क्या होता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ओपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर। कहता है कि जो विचारों में दोनों में विरोध की भावना, प्रतिशोध की भावना किसी जगह पर दर्शाई जाती है। दिस इम्पेसिस द डिफरेंस बिटवीन, यह बल देता है भिन्न भिन्न बिटवीन द टू आइडियाज, दो विचारों के बीच अलग अलग या भिन्न भिन्न बल देता है। एंड एड्स इंटरेस्ट, और रुचि उत्पन्न करता है टू राइटिंग, लिखने की। इट कैन बी सीन इन द यूज ऑफ द वर्ड हेल एंड हेवन, जो स्वर्ग और नरक है उसके अंदर। अब एंजॉयमेंट देखिए, दिस फिगर ऑफ स्पीच रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट वुड विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट ए स्टॉप। द एग्जाम्पल इज इन द सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा। जो हमारा सेकेंड स्टांजा की सेकेंड लाइन में देखो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का हमारा पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब तो इसमें यानी इसमें पोइटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री। कवि की रनिंग लाइनों का अभ्यास करवाया गया इसमें। फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन, बिना किसी पंक्चुएशन का प्रयोग किए बिना ही। तो इस प्रकार से बेटा हमारी जो पोएम है चाइल्डहुड, बचपना, हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था। जो बचपना के बारे में जो बताया गया है इसमें हमने आपको बता दिया। इसको अच्छी तरह से खोल करके पोएम को ओपन करके अच्छी तरह से पूरी इसकी ये पोइट का नाम अवश्य याद करना बेटा आपने, मार्कस नेटन, और इसका सेंट्रल आइडिया आपने लर्न करना है। और इसके अंदर देखिए जो हमारा
इसके अंदर जो क्वेश्चन है, मान लो कि कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। इसमें हमारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बन सकते हैं। व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, कवि की क्या भावना रही है बचपन की ओर। या व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ये किसके बारे में है। तो इसका आंसर लिखते हैं पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। या व्हाट डिड द पोइट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, ये क्या कवि क्या पता लगाता है स्वर्ग और नरक के बारे में। तो हमने पोएम पढ़ी है, तो उसमें हो सकता है इसका जवाब कि दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, वे ज्योग्राफी की पुस्तकों में नहीं पाए जा सकते। और देवर इमेजनरी प्लेसेस, और वे काल्पनिक जगहों पर होते थे। इस प्रकार से व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स, किशोरों के बारे में कवि को क्या आभास था। तो इसका हमारा क्या जाएगा, दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, वे नहीं है जो वे दिखाई देते हैं या लगते हैं, प्रतीत होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट द अडल्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कवि के अनुसार किशोरों का वर्णन किया गया एज हिपोक्रिटिक्स के रूप में, हिपोक्रिटिक्स के रूप में, घमंडी के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट हिज माइंड, कवि को क्या आभास हुआ अपने मन या अपने दिमाग के बारे में, व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उसने अपना बचपना खो दिया था। तो उसमें ये सभी आ जाते हैं कि दैट ही कैन यूज इट इन विच एवर वे ही वांट्स, दैट ही कुड टेक हिज ओन डिसीजन, दैट ही कुड फॉर्म हिज ओन ओपिनियंस, ये सभी इसके अंदर आते हैं हमारे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोइट सेंस अबाउट हिमसेल्फ, कवि को अपने आप को कौन सी चेतना हुई। व्हेन ही रियलाइज, जब उसे आभास हुआ कि ही कुड यूज हिज ओन माइंड, वह अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता था, द वे, इस प्रकार से ही वांट, जो वह चाहता था। तो इसमें ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड ए सेपरेट पर्सनैलिटी, ये इसका हमारा आंसर इसमें अच्छी तरह से आ सकता है। तो बेटा ये देखो, ये पोएम थी, हमने आपको इसके बारे में जो इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था वो हमने आपको बता दिया। ओके, तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना, पढ़ लेना इसको, ठीक है बेटा। ओके।